स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। फ्रेंड्स आज फिर से 15 क्वेश्चन जीके जीएस के तौर पे हम लोग देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ का क्लास है फ्रेंड्स, और आप अगर इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, क्लास का वीडियो आप पहला देख रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे है CD ड्राइव, MS वर्ड, CPU या फिर कीबोर्ड। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी हुई होगी, बताया गया होगा आपको, और अगर नहीं बताया गया है तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसका आंसर कीजिए। ओके, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ पे हमारा होगा आंसर। यहाँ पे सवाल पूछा गया निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर नहीं है CD ड्राइव जो है, CD ड्राइव ये हार्डवेयर है। ओके, MS वर्ड ये हार्डवेयर नहीं है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B ही होगा। ओके, लेकिन पहले इसको समझिए, CPU ये भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब होता है वैसे पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसको आप छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर का वैसा भाग जिसको केवल आप फील कर सकते हैं, जिसको केवल आप देख सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, वो सारे क्या होंगे, वो हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो दिया गया है MS वर्ड, ये जो MS वर्ड है ऑप्शन नंबर B, ये MS वर्ड ये क्या कहते हैं, ये है सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं तो इसको आप फील कर सकते हैं, ना कि आप इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन के या फिर प्रोग्राम के तौर पे रहता है। ओके, चलते फ्रेंड्स ये मुझे आशा है कि आप लोग ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपको बताना है। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पहली भाषा थी। आपको बताना है कंप्यूटर की पहली भाषा कौन थी। मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या फिर कैलकुएल भाषा। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर क्लास की वीडियो आपको पसंद आती है तो सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे जो मैं आंसर आपको बता दूँ, ये हमारा D होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, यानी कि एक मिनट, D ये है प्लेन कैलकुएल भाषा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो 3 भाषाएं दी गई हैं ये भी कंप्यूटर की ही भाषा है, ये कंप्यूटर की ही भाषा है, लेकिन ये सबसे पहले जो उपयोग में लाया गया था वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पहली भाषा थी, तो ये है प्लेन कैलकुएल, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ओके, और ये तीनों भी जो भाषाएं हैं, जैसे कि मशीनी कूट भाषा, असेंबली कूट भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, तो ये सारी भाषाओं का भी उपयोग ये कंप्यूटर में किया गया था शुरुआत में, पर इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। और ये जो प्लेन कैलकुएल भाषा है ये पहली भाषा थी। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि चलिए पहले आंसर आप करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में यह इसका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अगर आपसे पूछ दे कि इसकी स्थापना, तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1944 में, यानी कि 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे।
फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मक्का कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया, सीरिया, जकार्ता या फिर सऊदी अरब। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। मक्का कहाँ पर स्थित है? एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये मक्का का मतलब ये जो खेत में उगता है सो मक्का नहीं, ये मक्का एक जगह का नाम है। ओके, जल्दी से आंसर करेंगे। मुस्लिमों का एक धर्म स्थल है, उसी को मक्का कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि मक्का जो है ये सऊदी अरब में स्थित है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान में रखेंगे, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है, भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। जल्दी से आंसर करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये यहाँ से हमारा अमेरिका। अमेरिका 35% अप्रोक्स 35% जो है उत्पादन करता है मक्का का, ठीक है। लेकिन अगर भारत की अगर बात की जाए तो ये केवल 2% ही है जो कि मक्का का उत्पादन करता है। तो ध्यान में रखेंगे, अमेरिका सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला देश कहलाता है। 35% जो है ये मक्का का उत्पादन करता है कुल क्षेत्रफल का, और ये कुल क्षेत्रफल का मात्र 2% ही हिस्से पे हमारे भारत में मक्का की खेती होती है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। तो फिलहाल यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ये अमेरिका होता, ध्यान में रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, सोन नदी, गंडक नदी, सीन नदी या फिर गोदावरी नदी। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। और फ्रेंड्स आज की क्लासेस थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज आप लोग को पता है कि आज मकर संक्रांति थी, तो सॉरी मैं तो कहना भूल गया। आप सभी लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यूं ही क्लास में रेगुलर बने रहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पहले तो ये आप जान लें कि फ्रांस की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, फ्रांस की राजधानी क्या है, तो ये पेरिस है। ओके, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और किस नदी के तट पे बसा है ये आपसे पूछा गया था, तो सीन नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सीन नदी के तट पे बसा है फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, ये सीन नदी के तट पे बसा है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है, यानी कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक भी है और उपभोक्ता कौन है। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास। ओके, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं गाइस, तो यहाँ पे ध्यान में देंगे, इसका राइट आंसर हमारा ए एंड बी दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, ध्यान में रखेंगे, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड ये दोनों जो हैं एशिया महादेश के सबसे बड़े रबड़ उत्पादक एवं उपभोक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड, यानी ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मई, 12 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 11 दिसंबर। सॉरी 11 दिसंबर। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास। और फ्रेंड्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, और आज क्लास में थोड़ी सी देरी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज आप लोग को पता है कि क्या था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा, रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स देखेंगे कि 8 मई ही, ओके, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला सवाल, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, नीदरलैंड, वाशिंगटन डीसी या फिर इंग्लैंड। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। यूनिसेफ का मुख्यालय, फ्रेंड्स मुख्यालय का मतलब होता है, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यालय का मतलब होता है एससी। एससी का मतलब क्या होता है, अब एससी का मतलब हेडक्वार्टर होता है, और क्या। ओके, हेडक्वार्टर, इसी को कहते हैं मुख्यालय। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है,
जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। टेबल टेनिस खेल का पुराना नाम क्या था? टेबल खेल, पिंग पोंग, डिंग डोंग या टिंग टोंग? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। टेबल टेनिस खेल का पुराना नाम क्या था? टेबल खेल या पिंग पोंग खेल या फिर डिंग डोंग या फिर टिंग टोंग? ओके, तो टेबल टेनिस खेल का पुराना नाम आपसे पूछा गया था। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे पिंग पोंग है, यानी कि पिंग पोंग, पिंग पोंग। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बेसबॉल? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, विंबलडन ट्रॉफी यहाँ पे पूछा गया आपसे, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये नौका दौड़ से संबंधित है। ओके, किस खेल से है? तो ये ट्रॉफी पूछा गया फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जब भी विंबलडन ट्रॉफी पूछेगा तो आप कहेंगे, सॉरी, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से नहीं है, लॉन टेनिस से होगा। यहाँ पे लॉन टेनिस है क्या? सॉरी, ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे कि लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है, टेनिस। ये विंबलडन ट्रॉफी जो है इसका संबंध जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। और चलिए क्रिकेट में फ्रेंड्स प्लेयर की संख्या अगर आपसे पूछे तो 11 होती है, हॉकी में भी प्लेयर की संख्या 11 होती है, फुटबॉल में भी प्लेयर की संख्या 11 होती है, ये तीनों में कॉमन है। ओके, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर कबड्डी? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? ओके, आंसर कीजिए जल्दी से। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। ओके, ताकि जब भी वीडियो अपलोड मैं करूं तो आपको सूचना सबसे पहले मिल जाए। देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ये हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने बताया कि हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में तीनों में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो ये कॉमन है, 11 ही होती है, ध्यान में रखेंगे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। लेकिन फ्रेंड्स कबड्डी अगर आपसे पूछते तो कबड्डी में जो प्लेयर की संख्या होती है वो 7 होती है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा है कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस 2 बार हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं है, और लास्ट में है जिम्नास्टिक। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताएं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूछा है चाइना कप का संबंध, तो चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। ओके, जिम्नास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूं कि जिम्नास्टिक में जो प्लेयर की संख्या होती है वो 8 होती है। ओके, जिम्नास्टिक में प्लेयर की संख्या 8 होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्लेयर की संख्या किस खेल में होती है, तो वो होती है रग्बी फुटबॉल में, जो कि होती है कितनी? 15। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो रग्बी फुटबॉल ध्यान में रखें, रग्बी फुटबॉल में प्लेयर की संख्या 15 होती है, जो कि अन्य खेल की अपेक्षा इसमें प्लेयर की संख्या ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा है कि नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1899, 2001 या फिर 2005? जल्दी से आंसर करेंगे, नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास में थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा सा ये कम कर लेंगे। ओके, मैं इस वजह से स्पीड बोलता हूँ ताकि क्लास का जो ये वीडियो का साइज़ है, ये समय है, वो थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ओके,
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1992 में नाफ्टा की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स नाफ्टा NAFTA नाफ्टा फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आपसे अगर पूछ दे तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये एक व्यापारी समझौता है। ये जो नाफ्टा है एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के मध्य व्यापार को लेकर के हुआ है, ताकि इन तीनों देशों में जो माल ढुलाई पे जो खर्च लगता है वो अन्य जो ऊपर से शुल्क लगता है वो नहीं लगेगा। इसी के बीच ये नाफ्टा समझौता हुआ है। किस किस देशों के बीच? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ओके, ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को और देखते हैं आगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवीजन कीजिए। 3 बार रिवीजन मैंने आपको बता रखा है, कम से कम 3 बार इस क्लास का रिवीजन करेंगे और चौथी बार क्लास का जो इस वीडियो का है इसको वॉल्यूम का थोड़ा सा कम कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर क्या होता है उसको देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।